वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू माय बुक सोशियोलॉजिक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। अभी तक पुराने लेक्चर्स में हम क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं पॉजिटिविज्म के बारे में, नॉन पॉजिटिविज्म के बारे में। नॉन पॉजिटिविज्म में हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म की सभी ब्रांचेस, जिसमें मैक्रो ट्रेडिशन, माइक्रो ट्रेडिशन आते हैं। मैक्रो ट्रेडिशन की जो ब्रांचेस हैं मेनली क्रिटिकल थ्योरिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट। और जब माइक्रो ट्रेडिशन में हमने पढ़ा इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी। ये हम सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स में हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ स्टडी किया है माइक्रो ट्रेडिशन। जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता है वो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल और पॉलिटिक्स के जो एग्जांपल हैं उनको यूज किया, क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स एंड कास्ट सिस्टम से बहुत रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैंने उन एग्जांपल्स को ही लिया। तो आप उन लेक्चर्स को पहले देख सकते हैं अगर आपको माइक्रो ट्रेडिशन बिल्कुल समझ में नहीं आता, पर्टिकुलरली फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी और इनका आपस में रिलेशन एज वेल एज डिफरेंस। ये आपको किसी बुक में सही से नहीं लिखा हुआ है जो इंडियन राइटर्स की हैं, इसलिए मैंने इनको बहुत इन डिटेल समझा दिया है आपको। अब भविष्य में आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बात करें आज के लेक्चर की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमने सबसे पहले देखा साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म के सभी स्टैंड्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक में हमने पढ़ा था पोस्ट पॉजिटिविज्म, और नॉन पॉजिटिविस्ट में हमने सभी पढ़ लिए हैं, पर्टिकुलरली रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट, इंटरप्रेटिविज्म एंड माइक्रो ट्रेडिशन में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी। ये सब हम कर चुके हैं। बस एक टॉपिक मैंने जानबूझ के उसमें नहीं पढ़ाया था, वो था फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि जब तक आप इन चारों टॉपिक से अवेयर नहीं होंगे तब तक ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब जो मैं आपको बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ आपके लिए इस लेक्चर में। दूसरा, इसके बाद जो हम चैप्टर देखते हैं अपने जो सिलेबस में है वो है रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। तो इस लेक्चर, ये जो चैप्टर है वो इन सभी टॉपिक्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मींस इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वह मेथड्स पढ़ते हैं जो रिसर्च में मदद करें। रिसर्च किस टाइप की? पॉजिटिविस्ट एज वेल एज नॉन पॉजिटिविस्ट। इसमें हम टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं वेरिएबल्स, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये टॉपिक, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में। तो आप जो, मैं आज इसका जो बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से भी, इस टॉपिक से भी। आल्दो मैं इस लेक्चर को, इस चैप्टर को सबसे लास्ट में ट्रीट करूंगा, जब मैं आपका ऑप्शनल खत्म करने वाला हूँ पेपर 1 के लिए, तब मैं इसको डील करूंगा। क्योंकि ये टॉपिक मैं ये मानता हूं जब आप पूरा पेपर 1 पढ़ चुके होंगे तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि डेटा कलेक्शन सर कैसे किया जाता है। मींस आप मुझे बता पाएंगे कि अच्छा सर क्वांटिटेटिव मेथड उस जगह लगाते हैं, क्वालिटेटिव मेथड उस जगह लगाते हैं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी में सर ये होता है, ऐसे कुछ आप मुझे बता पाएंगे, आप खुद से ही मुझे बताएंगे। तो इस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके साथ, अगर मैं आपको पूरा एक बार जब सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा पेपर 1 का, जो पूरे 10 चैप्टर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें मैं आपको बैकग्राउंड बनाने वाला हूं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी टॉपिक का। अभी तक हमने पॉजिटिविस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में अच्छा खासा सीख लिया है, और उसमें हम जान गए हैं पॉजिटिविस्ट जो फोकस करते हैं वो एक तो मैक्रो सोशल रियलिटी पर फोकस करते हैं, दूसरा वह फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। मींस वो डेटा पर बहुत फोकस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे आपके जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च मेथड हैं
या फिर साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनकी कमियां क्या हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉब्लम्स इन यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स इन सोशियोलॉजी। तो हम साइंटिफिक मेथड्स की प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जब आप स्कूल एजुकेशन में होते हैं, स्कूल एजुकेशन, आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक बार इंस्पेक्शन का दिन होता है, इंस्पेक्शन होता है, टीचर्स का इंस्पेक्शन होता है और सिलेबस का इंस्पेक्शन भी किया जाता है, सिलेबस किस तरीके से चल रहा है, अम्यूनिटीज का भी इंस्पेक्शन होता है। कुछ बाहर के टीचर्स आते हैं, कुछ बोर्ड, जिस एफिलिएटेड बोर्ड आपका स्कूल रहा होगा जिससे, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो आपने देखा होगा, आप जैसे क्लास है आपकी ये, और यहाँ पे ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड कह दिया है या ग्रीन बोर्ड जैसा भी रहा होगा आपके यहाँ, या ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे टीचर खड़े होते हैं, यहाँ पे सभी बच्चे बैठते हैं। ये पर्टिकुलर एक क्लास का ऐसे ही सेटअप रहता है। एक गेट यहाँ पे होता है, एक एंट्रेंस गेट, एग्जिट गेट यहाँ पे होता है। तो क्या होता है, अचानक से एक इन्वेस्टिगेटर आता है पीछे से, इसी टीम का जो बंदा होता है, और आपका टीचर पढ़ाता रहता है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा उस समय, ये जो टीचर हैं, इन्होंने जितना भी एक साल में जितना अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, मींस इतना अच्छा तो कभी नहीं पढ़ाया होगा जितना अच्छा पढ़ाने लगे जब इन्होंने देख लिया कि इन्वेस्टिगेटर पीछे खड़े हैं। मींस ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताने लगे होंगे, ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगे होंगे, ये आपके डाउट्स पूछने लगे होंगे। तो आपने देखा जैसे इन्हें पता लगा इनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मींस इनके ऊपर नजर रखी जा रही है, इनका काम करने का तरीका बदल गया। किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का बुरा हो जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन तरीका बदल गया। तो हम लोगों को इस एग्जाम्पल से क्या पता लगा, जब किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और जब उसे पता लग जाता है तो वो जो नेचुरल सेटिंग में जैसे बिहेव करता है वैसे नहीं करता है। ये इस एग्जाम्पल से हमने पता कर लिया, जो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी करे होंगे अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान। अब देखते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट क्या। इफ ह्यूमन इज इवन ब्रॉट टू कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशंस, he would behave differently vis-a-vis he would have behaved outside the laboratory। अब देखिए, क्योंकि पॉजिटिविस्टिक मेथड वाले लोग ये कहते हैं कि हम ह्यूमन को लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेंगे। आप कहते हैं कि लेबोरेटरी की बात कहते हैं, साइंस लेबोरेटरी में होती है, ह्यूमन की एनालिसिस लेबोरेटरी में नहीं हो सकती है, तो चलिए हम लेबोरेटरी में भी ले जाएंगे ह्यूमन को। लेकिन इस बात की जो विरोध है वो नॉन पॉजिटिविस्ट ऐसे करते हैं कि सर चलिए आप ह्यूमन को एक लेबोरेटरी में ले गए, लेकिन जैसे ही ह्यूमन को पता लगेगा कि वो लेबोरेटरी में जा रहा है, वो अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। मींस वो अच्छा बनने की या फिर जैसे रिजल्ट होना चाहिए वैसे वो बिहेव करने लगेगा। इसको एक टर्म दिया है सोशियोलॉजी में, आप लिखिए सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। मींस ह्यूमन चाहेगा जैसे सोसाइटी उसको देखना चाहती है तो वह वैसे दिखना लगेगा, चाहे वो रियल लाइफ में वैसे हो या ना हो। जैसे मान लिया आप एक स्टडी करने जा रहे हैं, पॉजिटिविस्टिक स्टडी, क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन, ठीक है, आपने और एक ह्यूमन को एक लैब में ले गए, उससे कहा भाई मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपके जितने भी क्रिमिनल बिहेवियर हैं आप एक्ट करना वैसे। तो आपको लगता है वो बंदा जब लैब में जाएगा तो एक भी वैसे बिहेवियर करेगा, क्योंकि वो जान चुका होगा सर मेरे ऊपर तो हो रही है रिसर्च, और इस रिसर्च का रिजल्ट जाएगा बाहर और बाहर मेरे हो जाएगी थू थू। तो वो क्या कहेगा, भाई मैं तो राम की तरीके से एक्ट करूंगा, मैं क्यों क्रिमिनल की तरीके से एक्ट करूं, क्योंकि मुझे चाहिए सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, उसके अंदर ये बायस हो जाएगा। हॉथॉर्न इफेक्ट को ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन है जब उसे पता लग जाता है कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो डिफरेंटली एक्ट करता है, डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। ये जो स्टडी थी हाथॉर्न ने एक बार की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वर्कर्स लिए, उन्होंने कैसे कंक्लूड किया ऐसा होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कुछ वर्कर्स लिए और वो जिस कंडीशन में काम कर रहे थे उन सोशल कंडीशंस को बदल के कुछ अच्छी लाइट्स लगा दी,
एक केस में अच्छे टूल्स दे दिए मान लिया, तो देखा वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो लाइट्स और टूल्स जब दे दिए गए तो प्रोडक्टिविटी P से P1 हो गई। फिर दूसरे केस में उन्होंने कुछ और वर्कर्स लिए, उनके साथ जो कंडीशंस थी वो खराब कर दी, मींस लाइट हल्की कर दी, टूल्स भी हाथ से ले लिए या कुछ ऐसा कुछ किया। लेकिन हाथॉर्न क्या पाते हैं, और हाथॉर्न ने ये बताया कि उनकी प्रोडक्टिविटी स्टडी हो रही है, ध्यान रखिएगा, जो दूसरे टाइप के वर्कर थे, मींस जिनकी कंडीशंस थोड़ी खराब कर दी गई, जहां वर्किंग कंडीशंस। फिर हाथॉर्न ने पाया कि जहां वहां पर भी प्रोडक्टिविटी उन्हें अच्छी मिली। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा जब मैंने वर्कर्स को बता दिया कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो कंडीशन खराब होने के बावजूद भी उन्होंने प्रोडक्टिविटी दिखाई। मींस जैसे वो थे, जो कंडीशंस के हिसाब से उन्हें होना चाहिए था, उन्होंने वैसे ट्रीट नहीं किया, वह डिफरेंटली एक्ट कर गए। तो हाथॉर्न इफेक्ट क्या कहा जाता है, इसीलिए रिसर्चर है, कंडक्ट ए स्टडी इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स ने बैठाए, द वर्कर्स बिकम अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड चेंज देयर बिहेवियर। तो जब उन्हें पता लग जाता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी हो रही है, तो वह बिहेवियर चेंज कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाथॉर्न इफेक्ट तो है, मान लिया ये पता लग गया। तो जैसे पॉजिटिविस्ट हैं वो कह रहे हैं, पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि आप एक चेयर है उस पर स्टडी करिए, चाहे एक ह्यूमन है उस पर स्टडी करिए, तो दोनों एक ही तरीके से एक्टिव होंगे, मींस दोनों ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी किए जा सकते हैं, मींस आप चेंज को ऑब्जेक्टिवली रीड कर सकते हैं। बस इसी बात का विरोध करते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। ये कहते हैं, वो कहते हैं चेयर के पास तो कोई माइंड है ही नहीं, सेल्फ है ही नहीं उनका, ना वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाती है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के पास तो है माइंड, ह्यूमन के पास है सेल्फ, ह्यूमन के पास है इंफॉर्मेशन, ह्यूमन करता है इंटरप्रेट, ह्यूमन करता है इंटरैक्ट। इसीलिए जो नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि पॉजिटिविस्ट लोग गलती करते हैं चेयर को ह्यूमन मींस ऑब्जेक्ट की तरीके से ह्यूमंस को देखकर, कि जैसे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ गया, दिख गया टेम्परेचर बढ़ा हुआ। इस तरीके से आपको कॉजुअल एनालिसिस ह्यूमंस में नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमंस अलग तरीके से एक्ट कर जाता है। बस यही डिफरेंस है पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट का, मींस दोनों इस बात पर ही एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब फिर से देखते हैं हाथॉर्न इफेक्ट। हाथॉर्न इफेक्ट, वर्कर्स एफिशिएंसी रिमेन्ड सेम although the lighting conditions made worse as workers were already aware of being experimented, means behavior of workers changed due to social desirability bias, आप ऐसे लिख सकते हैं, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। अब ऑब्जर्वर, अब मान लिया कोई पॉजिटिविस्ट है, मान लिया गया, पॉजिटिविस्ट के साथ अब क्या समस्याएं आएंगी, अगर वह वर्कर्स को बता देता है कि भाई, या किसी ह्यूमन को बता देता है मैं तुम्हें कर रहा हूं ऑब्जर्व, तो दिखेगा हाथॉर्न इफेक्ट, ठीक। तो नॉन पॉजिटिविस्ट ये कहेगा आपसे मैं तो बताऊंगा नहीं, अवेयर ही नहीं करूंगा उसको, और चुपचाप मैं स्टडी कर लूंगा, तो हाथॉर्न दिखेगा नहीं, मींस मेरी स्टडी तो हो जाएगी। तो इस बात का जो क्रिटिक है वो ऐसे है, अगर आप उसे बताएंगे नहीं तो फिर उस स्टडी में एथिकल इश्यूज होंगे। जैसे आप मान लिया प्राइवेसी पर स्टडी करने जा रहे हैं, किसी की प्राइवेसी या उसके सेक्सुअल बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, और वो भी पॉजिटिविस्ट एनालिसिस। अब किसी के सेक्सुअल बिहेवियर को या सेक्सुअल चॉइसेस को स्टडी करेंगे और उसको अगर कॉन्फिडेंस में बिना लेते हुए करेंगे, तो आज तो वो एथिकल नहीं कहा जाएगा। तो अगर उन्होंने बता दिया पॉजिटिविस्ट ने तो दिखेगा हाथॉर्न इफेक्ट, नहीं बताया तो दिखेंगे एथिकल इश्यूज। मींस पॉजिटिविस्ट एनालिसिस में समस्या ही समस्या है, ये कह रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स। एथिकल इश्यूज क्या दिखेंगे, इफ सोशियोलॉजिस्ट डू नॉट इन्फॉर्म सोसाइटी और टेक इट्स कंसेंट ऑफ डूइंग सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन, मींस वो चुपचाप कर लें,
देन इट कैन बी अटैक ऑन प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे मेन प्रॉब्लम है प्राइवेसी, आर्टिकल 21। एग्जाम्पल, सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। एक और केस देखिए, कोई पोस्टिविस्ट जाता है, वो ये कहता है डोमेस्टिक वायलेंस को स्टडी करना है, बता दिया तो देख जाएगा हाथ और इफेक्ट, चलिए ये नहीं, इससे बचना है, तो मैं चुपचाप किसी घर में बैठ जाऊंगा, और घर में अगर बैठ गए और अगर पकड़ लिए गए तो पॉजिटिविस्ट कम, पिटाई ज्यादा होगी। सोशलॉजिस्ट तो नहीं बन पाएंगे, पिटाई पहले हो जाएगी। तो इससे पता लगता है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी तो दे ही नहीं सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो दिक्कत, नहीं पकड़े गए तो क्या पता कोर्ट में चले गए। तो सब समस्या ही समस्या है ऐसी स्टडी में। और दूसरी बात, अगर आपने बता के किया, आप कह रहे हैं हाथॉर्न इफेक्ट से बचना है तो हम चुपचाप करेंगे, फिर वो कह रहे हैं अच्छा आप चुपचाप भी नहीं करने दे रहे, हम बता के करेंगे उसको, और उससे ये भी बता देंगे कि हाथॉर्न इफेक्ट भी लगता है, तो आप अपने बिहेवियर को ना चेंज करिए। मीन्स ऐसा कोई ह्यूमन मान लीजिए मिल गया, तो अगर उस ह्यूमन पे आप अपनी स्टडी मान लिया डोमेस्टिक वायलेंस की करना चाहते हैं और उससे कहेंगे चलिए एक दूसरे को पीटिए, तो वो क्या पीटेंगे आपके सामने? ये भी बात है। मीन्स हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पॉजिटिविस्ट रिसर्च में ऐसा कुछ कह रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर। अगर बताया तो हाथॉर्न इफेक्ट, अगर नहीं बताया तो एथिकल इश्यूज। नोट, अब ये प्रॉब्लम्स और क्या हैं? एक तो ये हाथॉर्न इफेक्ट की है, एथिकल इश्यूज की है, और क्या है? नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। सबके पास अपना माइंड है, तो माइंड 1, माइंड 2, बहुत सारे माइंड्स हैं, और हर आदमी का माइंड अलग है, अलग तरीके से एक्ट करते हैं लोग। ह्यूमंस आर वेरिएबल इन, मीन्स सेम नहीं है तो क्या है? वेरिएबल है इन फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। अब वेरिएबल क्यों है? क्योंकि लोगों के सोशल बैकग्राउंड अलग है, मूड और एक्सपीरियंस सब पे डिपेंड करता है ह्यूमन का एक्शन। इज इम्पॉसिबल टू बी कांस्टेंट। जैसे कुर्सी हमेशा कुर्सी ही रहती है, कुर्सी को आप हीट देंगे वो जल जाएगी। अगर आप ह्यूमन को हीट देंगे तो क्या पता वो भाग जाए, जलने की बात छोड़िए वो भाग जाएगा। वो क्या पता बैठ जाए, आज तो मैं मर जाता हूं, कभी वो सुसाइड करने की कोशिश कर लेगा उस हीट से, कभी भी वो पता लगे अटैक कर देगा सामने वाले के ऊपर। तो ह्यूमन के तो वेरिएबल एक्शंस हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक तो वेरिएबल एक्शन है, माइंड की वजह से एक्शन वेरिएबल वेरिएट कर रहे हैं। दूसरा है जो सोशल रिसर्च है उसमें वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं। मींस आप एक ह्यूमन को आज स्टडी कर रहे हैं, एक और एग्जांपल देता हूं वेरिएबल का। लिया आपने एक व्यक्ति पकड़ा, ह्यूमन 1, डे 1, सुबह उसको बढ़िया खाना मिल गया था, भरा पेट और अच्छा खाना मिल गया, मान लिया उसको पसंद है पिज्जा, तो वो पिज्जा खा के आ रहा है बढ़िया, आपकी रिसर्च में उसने सहयोग किया। फिर वही ह्यूमन 1, सेम ह्यूमन, डे 2, सुबह झगड़ा हो गया उसका, इसके साथ, पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पे था वो खुश, खाना भी नहीं मिला, मीन्स खाली पेट है, और आपकी रिसर्च में आज भी वो सहयोग दे रहा है। अब आप ये बताइए, जैसे वो एक्ट पहले दिन कर रहा था, क्या वो एक्ट दूसरे दिन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैकग्राउंड ये है, कंटेक्स्ट उसका ये था। जबकि कुर्सी अगर पहले दिन रखिएगा आप रिसर्च पर, तो कुर्सी तो वैसी ही होगी और दूसरे दिन भी कुर्सी वही होगी। तो पॉजिटिविस्ट क्या कर रहा है? कुर्सी और ह्यूमन को बराबर समझने की कोशिश कर रहा है, वही गलत कर रहा है। ये कह रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। मीन्स ये सभी उसका जो कंटेक्स्ट है ह्यूमन का, वह वेरी करता है डे टू डे, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, वो वेरिएबल है, हर चीज वेरिएबल है। मोस्ट इंपोर्टेंटली रिसर्चर्स माइट बी अनअवेयर ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल्स। अब ये बताइए, बेचारा रिसर्चर है, यहाँ पे एक रिसर्चर मान लीजिए वो आर था, यहाँ पे भी एक रिसर्चर आर था। इस रिसर्चर ने क्या इसकी रिसर्च करने से पहले इस ह्यूमन की क्या उससे पूछा होगा बेटा झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर झगड़ा हुआ भी हुआ होगा तो वो ये आदमी क्या उस रिसर्चर को बताएगा कि मेरा झगड़ा हुआ है? उससे क्या पूछेगा कि तुम खुश हो कि दुखी हो? ये भी नहीं पूछेगा। तो मीन्स इवन रिसर्चर तक अवेयर नहीं होता है कि ह्यूमन का जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, उस समय उसका बैकग्राउंड क्या है।
इसलिए कहा जाता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट विच आर प्रोफेन क्राइम और कंसिडर टैबू इन सोसाइटी। एक और मैंने आपको बताई थी बात की, आप डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च करने निकल पड़े तो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे पॉजिटिविस्टिक, क्योंकि आपके सामने कोई वायलेंस करेगा नहीं। दूसरा, उन चीजों पर आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे जो टैबू समझे जाते हैं। जैसे मान लिया होमोसेक्सुअलिटी पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको कोई होमोसेक्सुअल पेयर मिलेगा जो कह देगा मेरे ऊपर करो, कोई आपको आएगा नहीं खुल के सामने, क्योंकि दिक्कत क्या है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। क्राइम पर मान लिया आप मर्डर पे रिसर्च करने जा रहे हैं कि मर्डर होता कैसे है, क्या है, और एक आध दो क्रिमिनल्स को आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप वो आपके सामने फ्रीली बोल पाएंगे कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट छूट जाएगा। Some sociological research topics may be considered as crime in society. Example, research on child abuse. अब आपके मान लीजिए एक रिसर्च करनी है चाइल्ड अब्यूज पे। आप एक फैक्ट्री में गए, आपने मालिक को कहा चलिए बच्चे को कैसे मारते हैं बताइए, तो वो क्या बताएगा? अगर वो मार भी देता है तो सबसे पहले मालिक ही जेल जाएगा, क्योंकि वो आपके सामने कर रहा है और लोगों के सामने कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं पॉजिटिविस्टिक रिसर्च में। चाइल्ड लेबर की भी आप स्टडी करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप अगर चाइल्ड को लेबर कराएंगे, क्या पता आप ही जेल चले जाएं। रिसर्चर ऑन सुसाइड ऑफ चिल्ड्रन। अब सुसाइड ऑफ चिल्ड्रन पर आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, आप सोचिए। पॉजिटिविस्टिक रिसर्च, रिसर्च ऑन वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एंड चाइल्ड, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। ये सब प्रॉब्लम्स हैं किसकी? पॉजिटिविस्टिक रिसर्च की। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो एथिकल इश्यू है, हाथ-ऑन इफेक्ट का इश्यू है, वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, खाली पेट, भरा पेट, खुश है कि दुखी है, ये सब दिक्कत है। दूसरी जो क्राइम है, प्रोफेन है, या जो टैबू टॉपिक्स हैं उन पे स्टडी नहीं कर सकते हम लोग, प्रॉब्लम्स हैं। एक और एक्सपेरिमेंट था जो था बांदुरा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। अपनी बुक में यहाँ पे मैंने शायद बोडो लिख दिया है, इसको बोबो कर लीजिएगा, बोडो नहीं होगा। मैं भी टीम को बोल के सही कराता हूँ उसको। इसको कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। बांदुरा 1961 की स्टडी है। कंडक्टेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी टू इन्वेस्टिगेट इफ सोशल बिहेवियर लाइक अग्रेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ये देख रहे थे कि एग्रेशन को क्या इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। मींस आप किसी का एग्रेशन देखते रहें, किसी का अग्रेसिव बिहेवियर देखते रहें, तो क्या आप भी अग्रेसिव बन जाएंगे? ऐसी कुछ स्टडी कर रहे थे बांदुरा साहब। द बोबो डॉल experiment is the collective name for a series of experiments performed by psychologist Albert Bandura to test his social learning theory. Between 1961 to 63, he studied children behavior after watching an adult model act aggressively towards a bobo doll. तो बोबो डॉल क्या होती है? ये होती बोबो डॉल। तो एक उन्होंने चिल्ड्रन रखे और कुछ एडल्ट रखे और चिल्ड्रन को दिखाया कि एडल्ट हिट कर रहे हैं किसको? बोबो डॉल को। फिर उन्होंने चिल्ड्रन के बिहेवियर को स्टडी किया इस एक्ट को देखने के बाद। तो देखते हैं क्या देखा उन्होंने। बांदुरा प्रपोज दैट अग्रेशन कैन आल्सो बी लर्न बाय द इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मींस इवन ऑब्जर्वेशन के साथ भी चिल्ड्रन सीख रहे थे। अगर कोई एडल्ट एक बोबो डॉल को भी हिट कर रहा है, उधर चिल्ड्रन सीख जाते हैं इस बात को। सोशल लर्निंग थ्योरी मेंटेन्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। जैसे इसको अपनी लाइफ में देखिए, छोटे बच्चे होते हैं परिवारों में, तो कुछ बड़े लोग उनसे कहते हैं बेटा गाली दे के दिखाओ, तो वो चाहे 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, बच्चा गाली देने लगता है और लोग उसको एंजॉय करते हैं ऐसे मूवमेंट। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाइए तो उसने गाली देना कहाँ से सीखा? उसने सीखा इमिटेशन से, क्योंकि वो तो शुरुआत से तो देता नहीं आया। मीन्स उसने बड़ों से सीखा कि गाली कैसे दी जाती है, एक बड़ा आदमी या उसके जो एल्डर्स हैं वो गाली कैसे देते हैं। तो ऐसे ही बांदुरा साहब भी यही स्टडी कर रहे थे। एग्रेसिव एक्ट्स कैरीड आउट बाय ए रोल मॉडल विल बी इंटरनलाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड रिप्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर। अब ये तो देख लिया बांदुरा साहब ने कि कुछ बच्चे इमिटेट करते हैं, लेकिन बांदुरा साहब जो नहीं देखे वो क्या दिक्कत थी? जो बच्चा वहां पर वायलेंस सीख गया देखकर, आपके लिए तो वो भाई केस स्टडी बन गई, आपने तो उससे पैसा कमा लिया। लेकिन जो बच्चा वहां पे उसमें जो
पार्ट लिया, उसका तो जीवन आपने अफेक्ट कर दिया अपनी स्टडी से, तो ये आप कैसे बदल पाएंगे? ये सब प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल इश्यूज हैं पॉजिटिविस्टिक सोशल रिसर्च में, या पर्टिकुलरली सोशल रिसर्च में। एथिकल इश्यू इन्वॉल्व इन बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट प्रमोटिंग एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन बाय दिस स्टडी, मीन्स आपने बच्चों का तो जीवन ही अफेक्ट कर दिया, चाहे वो पॉजिटिवली हुआ हो, वो नेगेटिवली हुआ हो, वो आप लोगों का विषय, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉजिटिवली हुआ होगा या नेगेटिवली हुआ होगा। ये कुछ मैंने इसके बारे में देखा था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट मे नॉट बी पॉसिबल इन सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, तो ये पता लगता है सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है साइंस में? कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्योंकि साइंस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो पता होते हैं, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, हीट है, ग्रेविटी है, मास है। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी रिसर्च है तो 5-6 वेरिएबल्स हैं। अब इनको करना है कंट्रोल। अगर खुली जगह में करेंगे तो विंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया, एक कमरे में चले गए और विंड को कंट्रोल करना है, कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे कंट्रोल करते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे विंड को कंट्रोल किया जा सकता है, एक कंट्रोलर लगा देंगे। टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है एयर कंडीशनिंग से, हीट को भी एयर कंडीशनिंग से कंट्रोल किया जा सकता है एक कमरे के अंदर। ग्रेविटी तो ऑटोमेटिक अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी कंट्रोल हो सकती है। और मास को भी कंट्रोल किया जा सकता है एडिशन और हटा के। तो ये सब काम एक कमरे के अंदर हो सकता है। अब अगर आप ह्यूमन की बात करें, मान लीजिए आपको एक विलेज की स्टडी करनी है, उसकी पॉजिटिविस्टिक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो क्या एक पूरा विलेज एक लैब में आ सकता है? शायद नहीं आएगा। आपको पूरे कंट्री की स्टडी करनी है, तो वो क्या लैब में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो जो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर कभी कभार ये कहते हैं हम भी कंट्रोल स्टेशन वो कर लेंगे एक्सपेरिमेंट, वो शायद पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ कहना है नॉन पॉजिटिविस्ट। सम प्रॉब्लम्स, हाँ एक और ये लाइन, सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ओपन स्पेसेस लाइक स्टेडियम, कॉन्फ्रेंस हॉल एटसेट्रा। तो सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं हो सकते हैं तो कहाँ होंगे? आप स्टेडियम में कर सकते हैं, ओपन स्पेसेस में कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आजकल के जो सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कहाँ पे? आप प्रैंक वीडियो देखिए, प्रैंक वीडियोज, वो नॉन पॉजिटिविस्टिक सोशियोलॉजिस्ट उनको मान सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो आज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर नॉन पॉजिटिविस्ट स्टडी करते हैं, और वो भी कहाँ पे? स्टेडियम में, ओपन स्पेसेस में, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में। सम प्रॉब्लम इन यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, मीन्स क्या दिक्कतें थी पॉजिटिविस्टिक रिसर्च में, वो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप में ही दिक्कत आएगी। पहले दिक्कत क्या आएगी? हाथॉर्न इफेक्ट की दिक्कत आएगी, डिस्कस कर लिए हैं। एथिकल इश्यूज की दिक्कत आएगी, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं विच आर प्रेजेंट एंड इंटररिलेटेड, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपको पता है। चलिए मान लीजिए आपको एक सोशल रिसर्च करनी है, ह्यूमन है उसमें। अब ह्यूमन का बैकग्राउंड में क्या होता है? उसकी एक कास्ट होगी, मान लीजिए इंडिया में है अगर, उसका एक रिलीजन होगा, उसकी एक एथनिसिटी होगी, ठीक, उसका एक रीजन होगा। ये तो चलिए आप एक बार देख भी लें, लेकिन बहुत सारा, वो भूखा हो सकता है, भरे पेट हो सकता है, उसके हिसाब से आंसर देगा। उसका झगड़ा होगा या खुश होगा, वह मैरिड है कि अनमैरिड है, उस हिसाब से आंसर देगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आप कुछ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने का नाटक भी कर लें, लेकिन आप सभी तो वेरीफाई कर ही नहीं सकते। मीन्स आप पूरे वेरिएबल्स तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है इसका। इम्पॉसिबल टू कंडक्ट रिसर्च ऑन सम टॉपिक्स, एक तो दिक्कत, और दिक्कत क्या है? आप टैबू टॉपिक्स पर तो रिसर्च ही नहीं कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट हमेशा अनकंट्रोल्ड होगा, क्योंकि कंट्रोल आप कर नहीं सकते ह्यूमन रिसर्च में। प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, इन नेचुरल साइंस स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर प्रेजेंट। नेचुरल साइंस में क्योंकि आपको कुर्सी का मान लिया स्टडी करनी है, तो
किलोग्राम में उसको मेजर कर लिया। रोड की स्टडी करनी है, आप किलोमीटर को मेजर कर लिया। मान लिया आपको कार की स्टडी करनी है तो उसका फोर्स को हमने न्यूटन में स्टडी कर लिया, तो वहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वह जो चीज़ें वो चेंज नहीं होती हैं, तो उनको हमने क्वांटिफाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स एक पर्टिकुलर मास पे होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, पता लग जाएगा। एंड दीज हैव ए यूनिवर्सल डेफिनेशन, इनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन भी हो सकती हैं। लेकिन सोशलॉजिकल रिसर्च में दिक्कतें क्या हैं? बट इन सोशलॉजी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट देयर। एग्जाम्पल, हाउ टू क्वांटिफाई डोमेस्टिक वायलेंस एंड रिलीजियसिटी। अगर आपसे कह दिया जाए डोमेस्टिक वायलेंस को क्वांटिफाई करिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? या फिर रिलीजियसिटी को आप क्वांटिफाई करिए, क्योंकि हम सोशलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ये सब तो स्टडी करते हैं, तो इनको क्वांटिफाई करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो जब आप किसी को उन चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते जिन पे आप स्टडी करना चाहते हैं, और फिर आप कह रहे हैं हमें साइंस से हम लगाएंगे साइंटिफिक मेथड, हम लगाएंगे क्वांटिटेटिव मेथड, तो ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? ये कहते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर। रिलीजियसिटी का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक सोशल स्कॉलर है, वो रिलीजियसिटी पर रिसर्च करता है। टू मेजर रिलीजियसिटी सर्वेयर कैन मेक ए स्केल फ्रॉम 0 to 10। बहुत होशियार था, उसने 0 से 10 एक स्केल बना ली। एंड ही कैन आल्सो गिव ए नंबर अकॉर्डिंग टू हिज परसेप्शन। उसने एक नंबर भी दे दिया अपने परसेप्शन के आधार पर, कि अगर वो सुबह पूजा करता है तो 1 मान लिया, अगर सुबह पूजा नहीं करता है तो सुबह के बाद दोपहर में भी करता है तो 2, और पूरे दिन पूजा करता है तो 10। ऐसे कुछ उसने एक परसेप्शन बनाया, उसके हिसाब से एक स्केल दे दी। अब वो सर्वेयर के वो जो गया, जो जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है या सर्वेड पर्सन के पास गया। हाउएवर दिस मार्किंग इज नॉट एब्सोल्यूट। वन हु गॉट और assess himself equivalent to 5 on this scale may be more religious than who got 6 on the same scale। अब बात करते हैं, आपने मान लीजिए स्केल में एक स्केल बनाई और ये कहा कि एक उसे मिलेगा जो पूजा करता है 1 घंटे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति के पास गए आप उनकी रिलीजियसिटी मेजर करने के लिए, मैन 1 मैन 2। ये कह रहा है भाई मैं पूजा तो करता हूं, लेकिन मैं करता हूं लेटे लेटे पूजा करता हूं, ध्यान करता हूं, तो वही मेरी पूजा है, और मैं ये करता हूं पूरे 24 घंटे, तो मुझे तो दो 10 नंबर। अब ये बताइए, इसकी रिलीजियसिटी का परसेप्शन ही अलग है। आप तो कह रहे हैं एक मूर्ति के सामने पूजा करना, वो उसको मानता है हम अपने भाई सो के पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आदमी के पास है माइंड, और माइंड करता है इंटरप्रेट, और इंटरप्रिटेशन होता है सबका डिफरेंट। तो उस इंटरप्रिटेशन को आप मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉमन ग्राउंड है ही नहीं। ऐसे ही मैन 2 कहेगा भाई मैं तो मूर्ति के सामने करता हूँ, मैं उसी को पूजा मानता हूँ, और मैं किसी चीज को पूजा नहीं मानता हूँ, मैं 5 घंटे करता हूँ, तो ऐसा करिए आप मुझे 5 दे दीजिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि आप अगर स्केल बनाना भी चाहें तो इस स्केल की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन हो ही नहीं पाएगी इन केस ऑफ ह्यूमन रिसर्च। प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग। ना आप जनरलाइज कर सकते हैं, ना कोई एक थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिविस्ट करना चाहते हैं। इन साइंस लॉ इज जनरलाइज्ड एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जैसे F=ma। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता लग जाएगा। क्योंकि फोर्स क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि 2 वेरिएबल्स पर ही डिपेंडेंट है ये चीजें। लेकिन ह्यूमन रिसर्च में दिक्कत क्या है? उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इवन सम आर नॉन आइडेंटिफाइड, आप उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं। इन सोशियोलॉजी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यूनिवर्सली एप्लीकेबल जनरलाइजेशन, ये जैसे कि पॉजिटिविस्ट कहते हैं। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिफरेंस इन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर ऑफ इट्स एक्टर, बिकॉज मोर देन वन वेरिएबल ऑलवेज देयर, मीन्स मल्टीवेरिएट एनालिसिस होती है सोशोलॉजिकल एनालिसिस, एंड रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल एंड क्वांटिफाई एंड इवन एक्नॉलेज। चलिए 10 हैं, उनको कंट्रोल करने की बात कह सकता है वो, चलो 10 हैं उसको क्वांटिफाई करने की बात कर सकता है, लेकिन इवन वो तो बहुत सारे वेरिएबल्स को एक्नॉलेज भी नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं होगा ये वेरिएबल इसकी रिसर्च में लग रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल, इंटरकनेक्टेडनेस इन वेरिएबल्स लाइक कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। अब जैसे आप साइंस में क्या देखते हैं, विंड को कंट्रोल करना है, एक बॉक्स में बंद कर दिया विंडो को कंट्रोल। अब आप बताइए, एक मैन है, उसके साथ कास्ट है, उसके साथ रिलीजन है, उसके साथ फैमिली है। अब इन चीजों को आपस में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मीन्स अगर एक के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, चलिए आपने कहा आप ऐसा करिए भाई, आप अपनी कास्ट बेस्ड थिंकिंग अभी खत्म कर दीजिएगा, रिसर्च चल रही है उसमें बस रिलीजन का इफेक्ट देखना चाहते हैं। अब समझिए क्या वो कर सकता है ऐसा?
नहीं कर सकता, क्योंकि रिलीजन में कहीं ना कहीं कास्ट लगी हुई है, फैमिली में कहीं ना कहीं रिलीजन लगा हुआ है। तो आपस में इतने ये घुले मिले हैं कि एक को आइसोलेट करना बहुत कठिन हो जाता है। ये कह रहे हैं पॉजिटिविस्ट एनालिस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट लोग। इन अमेरिकन सोसाइटी एज डोमेस्टिक, अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इन अमेरिकन सोसाइटी एज डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज, अगर वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है तो क्या होता है, डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है। लेकिन आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, किसी स्कॉलर ने ये रिसर्च करी है, एज डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फैमिलीज इंक्रीज। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज करने से डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज करने से फैमिली स्टेबल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है तो वुमेन की जो वॉइस है वो दब जाती है यहाँ पे, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा है इंडिया में, वॉइस दब गई तो फैमिली अपने आप जैसा मैन चलाना चाहेगा वैसे चलेगी, और समाज को वो फैमिली चलती हुई नजर आएगी, तो स्टेबल दिखेगी। तो देख रहे हैं वही सोसाइटी है, सेम स्टडी है, लेकिन जैसे अमेरिका हुआ रिजल्ट बदल गया, जैसे इंडिया हुआ रिजल्ट बदल गया। द रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डन ऑन वन क्लास और रीजन may not be applicable on the other class, caste or region due to heterogeneity in other social variables। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में अकेला डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, वहां पे क्या है, पैट्रियार्की थोड़ी कम है, ठीक, सोसाइटी थोड़ी पढ़ी लिखी है, थोड़ी ओपन सोसाइटी है, थोड़ी स्टेटिफिकेशन सिस्टम वहाँ पे ठीक है, हायरार्किकल सोसाइटी कम है, यहाँ पे रोटेशन ऑफ मनी ठीक ठाक है, लोगों की एजुकेशन अच्छी है। तो अकेला आप डोमेस्टिक वायलेंस को जब स्टडी कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती हैं। अब बेचारा एक आदमी, एक सोशल रिसर्चर इन सबको कैसे कंट्रोल इवन एक्नॉलेज कर सकता है? ये प्रॉब्लम है क्वांटिफिकेशन ऑफ सोशल रिसर्च या फिर पॉजिटिविस्टिक सोशल रिसर्च। तो अब एक दिक्कत आती है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा अपना 4th सब टॉपिक, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? हम जानेंगे फैक्ट क्या होता है, कैसे फैक्ट और वैल्यू आपस में रिलेट होते हैं, और कैसे ये दोनों ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशोलॉजी में की बात करते हैं। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है फैक्ट और वैल्यू का, वो यहाँ से ड्राइव हो रहा है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले पढ़ा। तो आज के टॉपिक को अगर रिवाइज करें जल्दी से, तो क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि साइंटिफिक मेथड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला हाथॉर्न इफेक्ट देखा, फिर एथिकल इश्यूज देखे, फिर देखे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिक्कतें ये होती हैं कि आप प्रोफेन, क्राइम और जो टैबू टॉपिक्स हैं उन पे सोशल रिसर्च कर नहीं सकते हैं। एक फिर हमने एग्जाम्पल केस स्टडी देखी बांदुरा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या देखा कि जिन बच्चों पर स्टडी कर दी गई उनके भविष्य में क्या हुआ होगा। ये तो एक एथिकल इश्यू हो गया ना कि आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपने उन्हें बना तो लिया पार्टिसिपेंट, लेकिन भविष्य तो उनका बिगाड़ दिया। फिर दिक्कत आई कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट की, हमने स्टडी करी कि वहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं। फिर हमने इन पूरे टॉपिक को जो ऊपर पढ़ा था इसको एक सही तरीके से लिखा, जो हम आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं साइंटिफिक मेथड्स में? एक्सपेरिमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट की प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया क्योंकि कुर्सी को तो आप वेट या इसका मास मेजर कर सकते हैं, आदमी की रिलीजियसिटी को मेजर करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस को क्वांटिफाई करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग, क्यों जनरलाइज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस का रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, और जबकि इंडियन सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस के रिजल्ट कुछ अलग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इवन जिसको रिकॉग्नाइज करना, कंट्रोल करना ही सोशलॉजिस्ट के लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला एज पर नॉन पॉजिटिविस्ट कि आप जो क्वांटिफिकेशन करना चाहते हैं, जो आदमी को कुर्सी के जैसा देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट जैसा देखना चाहते हैं, आदमी को बिना दिमाग के देखना चाहते हैं, आदमी को ये कहते हैं ये बस सोशल स्ट्रक्चर से ही गाइड होता है, इसका खुद का दिमाग नहीं होता है, ये कुछ इंटरप्रेट नहीं करता है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर उसको चलाता है वैसे ही चलता है, ये सब बातें गलत हैं। हाँ, जो एज पर नॉन पॉजिटिविस्ट वो ये कहते हैं आदमी खुद का दिमाग रखता है, वो एज पर द कंडीशन, समय काल परिस्थितियों के आधार पर चेंज हो जाता है, और यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए पॉजिटिविस्ट रिसर्च मत करिए, हमारी बात मानिए, नॉन पॉजिटिविस्ट करिए, कॉमन सेंस की बात करिए। एक आदमी के पास बैठ के उसके फिनोमिनन
स्टडी करिए, उसके एक्सपीरियंस को स्टडी करिए, उसके क्लासिफिकेशन मेथड्स को स्टडी करिए, वो डेटा को कैसे क्लासिफाई करना चाहता है। वह किसी को मर्डर कह देता है तो समाज में मर्डर दिखने लगता है, वह समाज में जब सुसाइड कहने लगता है तो वो सुसाइड कही जाती है। मीन्स सोशल स्ट्रक्चर की जो एग्जिस्टेंस है वो एक कॉमन मैन के थॉट प्रोसेस के आधार पर है। मीन्स इंडिविजुअल के सोचने पर ही कोई सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना हम उस सोच को स्टडी करें, मीन्स कॉमन सेंस को स्टडी करें। ये कहते हैं आपके नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर, पर्टिकुलरली माइक्रो थ्योरिस्ट। ये हो गया अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उनका जिस्ट। इसको आप फिर से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन उससे पहले आप आइएगा तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको रिवाइज करिएगा। अपने डाउट्स मुझे आप बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उन सभी को एड्रेस कर दूंगा एक एक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।